हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने इवोल्यूशन शुरू किया था और आज हम देखने वाले हैं कुछ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इवोल्यूशन के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं हमें। और साथ ही साथ मैं आज ये भी बताऊंगा, कुछ छोटा सा एक टॉपिक लिखा है एनसीईआरटी में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म को लेके। यहाँ पर डार्विन की और एक और साइंटिस्ट की बात करी गई है कि ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, ये कुछ इन्फ्लुएंस हुए थे कुछ ऐसे को पढ़ के, जिसके वजह से ये कुछ देखना चाह रहे थे लाइफ की क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो ये शिप पे, जैसे समुद्री जहाज होता है ना, तो उस पे ये टूर पर गए थे समझ लो एक तरीके से, और ये अपनी रिसर्च करने के लिए ही गए थे। तो डार्विन पहुँचे थे गैलापागोस आइलैंड पे। ये वहाँ पर जब पहुँचे तो इन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इन्होंने देखा कि ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत सारे इन्होंने ऐसे भी एविडेंस देखे कि फॉसिल के एविडेंस ऐसा कुछ देखा कि ये जो ऑर्गेनिज्म मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ आपस में ही नहीं, कहीं ना कहीं अपने बहुत साल पहले एग्जिस्ट कर रहे कुछ ऑर्गेनिज्म से भी अपना जैसे सिमिलैरिटी शो करते होंगे कहीं ना कहीं। मतलब कि कुछ ना कुछ ये बात बताना चाह रहे थे कि ये जो प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ अपने पूर्वजों से, मतलब जहाँ से ये इवॉल्व होते हुए आए हैं, उनसे भी कुछ कुछ समानता दिखा रहे होते हैं। और इसको इन्होंने ये चीज़ बोला था कि कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ होगा। ग्रेजुअल इवोल्यूशन की बात इन्होंने करी थी कि थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते ये कहीं जाकर इतने साल बाद ये अब जाकर ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने एक दो बातें कही थी ग्रेजुअल इवोल्यूशन को लेकर कही, और इन्होंने एक और बात बताई थी कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पे अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगता है। मतलब कि खासकर रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लेकर बात करी गई थी। और जो इनकी स्टडी थी, जिस टाइम पर ये ऑब्जर्व कर रहे थे, इसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस। ये भी पर दूसरे आइलैंड पे थे। ये वो दूसरे आइलैंड पर सेम चीज़ों को इन्होंने भी ऑब्जर्व किया था। बट हाँ, नॉर्मल सी बात है, हमने डार्विन को ही क्यों ज़्यादा मतलब ऊपर लाया। रीज़न इसके पीछे सिंपल सा यही था, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड की सरकार थी, तो डार्विन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, अल्फ्रेड वेलेस को उतना ज़्यादा नहीं। तो अपने को कुछ एक दो बातें ध्यान रख ली, वो अपन लिख लेते हैं, ज़रा सा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर हम देखते हैं डार्विन की कुछ बात, ठीक है। डार्विन की, ये साइंटिस्ट सी वेज पे गए थे। सी वेज मतलब समुद्र का टूर एक तरह से, है ना। और कौन से शिप थी याद रखना, HMS बीगल, ठीक है। कौन से आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिजम्स शो सिमिलैरिटीज among them and also those who were existed millions year ago। और उनसे भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो करते हैं जो ऑलरेडी कई मिलियन ईयर एगो पहले रह चुके होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे, बताना चाह रहे थे कि ये इनके पूर्वज रहे होंगे, ठीक है। बट हाँ, ये और भी सारी बातें डार्विन को लेकर आगे जाकर करी गई हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो बताया, मैं जस्ट उसी चीज़ को टच कर रहा हूँ। आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने और क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कुछ, आप कह सकते हो स्लो म्यूटेशन, या आप कह लो इसी को मैं इवोल्यूशन बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि म्यूटेशन शब्द एक दूसरे साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। स्लो इवोल्यूशन बोल लो।
मतलब कि कहीं ना कहीं बताना चाह रहे थे कि स्लो इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि जीन्स आपस में कहीं ना कहीं मिक्स हो रहे हैं जिसके वजह से नई वेरिएशन आ रही है, और ये लंबे समय तक होती आई है, तब कहीं जाकर हमें कोई एक नई स्पीशीज दिखाई दे रही है। तो ये ग्रेजुअल चेंजेस को लेकर बात कर रहे थे, स्लो इवोल्यूशन को लेकर बात कर रहे थे, और फिटनेस को लेकर बात किए थे, खासकर कौन सी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लेकर, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लेकर। अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है हमारे, अल्फ्रेड वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस। ये भाई साहब भी कहाँ पर थे, ये भी एक आइलैंड पर गए थे, इन्होंने भी सेम कंक्लूजन्स देखी, ठीक है, सेम ही कंक्लूजन पर आए, केम टू सेम कंक्लूजन एट सेम टाइम, और वही टाइम पर ही, ठीक है। अल्फ्रेड वेलेस ने कौन से आइलैंड पर गए थे, मलय आर्पीलेगो, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, है ना, अजीब सा नाम है, मलय आर्पीलेगो ऐसे करके ही कुछ है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेलेस भी उस टाइम पर सेम कंक्लूजन पर पहुंचे थे। ये एक दो बातें करी गई थी यहाँ पर, बस अपने को ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं कहाँ पर, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को लेकर, कि इवोल्यूशन के लेकर आप और क्या क्या प्रमाण दे सकते हो, इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। देखना यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को लेकर सबसे पहली बात आई थी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को लेकर। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब होता है कि जब आप फॉसिल्स की स्टडी कर रहे होते हो, है ना, फॉसिल्स की, अभी बताता हूँ एक एक करके, है ना। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यहां पर मैं बता रहा हूं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब कि फॉसिल से रिलेटेड, है ना, कि आप फॉसिल्स को देखकर कैसे बता सकते हो कि इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कितने साल पुराना फॉसिल है। ये भी मैंने पहले एक बार याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई थी कि फॉसिल्स को देखकर आप कैसे पता लगाते हो। अगर ये फॉसिल्स अगर ऊपर सरफेस पर हैं, मतलब पत्थरों के ऊपर सरफेस पर कहीं दबे हुए प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा पुराने साल के नहीं, रीसेंट ईयर्स के ही रहे होंगे। और अगर वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में प्रेजेंट है तो आप ये समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ये बहुत हज़ारों साल पुराने भी हो सकते हैं, ठीक है। डायनासोर्स के भी मिले थे ना हमें फॉसिल्स, तभी तो हम जान पाए थे कि वो बहुत ज़्यादा साल पुराने थे। एक रेडियो एक्टिव वाला कोई मेथड होता है, बट अपने को जानना नहीं है, उससे पता भी लगा लेते हैं एज ऑफ रॉक। बट देखो, इससे पहले मैं बताऊं कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल remains of hard parts of life forms found in rocks। मतलब कि कोई भी कठोर पार्ट है ना, जैसे शरीर बनी, अगर वो मरी, ठीक है, अब धीरे धीरे चट्टानों में दबती चली जाएगी। अब अगर बॉडी मरी है ना, तो उसके अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो भी लिक्विड वाला पार्ट है, ये सब तो बहुत इजीली डिग्रेड हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा फटाफट। लेकिन जो बोन्स हैं, जो हार्ड सब्सटेंस है, ये इतना इजीली डिग्रेड नहीं होता, बहुत समय लगता है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं पत्थरों के बीच में ये फॉसिल्स मिलते हैं, है ना। तो फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स, ठीक है। तो हम एज ऑफ फॉसिल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, डिटरमाइंड बाय सेवरल लेयर्स
several different layers of sediment rocks। ठीक है, उनके डिफरेंट लेयर्स के बेस पे हम जान सकते हैं कि कितना पुराना कहीं ना कहीं आपका रहा होगा फॉसिल। तो इस हिसाब से ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस भी दिया जाता है। देन एक आता है एविडेंस, कौन सा? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस आता है। इस पर किस साइंटिस्ट ने बात बताई थी? अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी। इन्होंने बताया था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जो कि एडल्ट में जाकर क्या होती है, किसी काम की नहीं रह जाती। ये सिर्फ फिशेस में काम की रहती है, लेकिन और किसी में नहीं। याद है जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स बोला करते हैं ना, जिसमें फिश और बाकी सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स। अर्नस्ट हैकल ने क्या बात बताई थी कि ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज show some common characteristics that were absent in adult, जो कि एडल्ट में एब्सेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये क्या बात कर रहे थे? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स ह्यूमन के एम्ब्रियो में देखोगे वहाँ पर भी पाई जाती है, और भी अदर वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में पाई जाती है। बट हाँ, अगेन ये बात यहाँ पर आती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद जब एम्ब्रियो बड़ा होगा तो ये काम की होगी, बिल्कुल काम की नहीं होगी। अब देखो, इन्होंने ये अपनी बात तो बोली, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इनकी बात को डिस्कार्ड किया कि भाई ये बात बिल्कुल नहीं सही है। बस वो साइंटिस्ट का नाम अपने को ध्यान रखना है, पूरी कहानी नहीं जाननी है उसके पीछे की। हाँ, तब भी मैं थोड़ा सा एक बार रिलेट करा दूंगा क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, इन्होंने बोला था कि वो एम्ब्रियोस जो थे इनके, ये कुछ कैरेक्टर शो करते हैं सारे वर्टिब्रेट्स के, लेकिन वो एडल्ट में नहीं पाए जाते, ठीक है। बट यहाँ पे देखो बात ये आ रही थी कि आप फिशेस की अगर बात करो, ठीक है, तो फिशेस में पोस्ट एनल टेल, पीछे की जो टेल है और फेरेंजियल गिल स्लिट से, ये एम्ब्रियो में भी थी और कहीं ना कहीं जब ये बड़े होते हैं तो उनमें भी पाई जाती थी। बट जब आप फ्रॉग पढ़ते हो, ठीक है, तो फ्रॉग का जो टैडपोल होता है तो उसमें होती है टेल और फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होती है। लेकिन जब ये बड़ा होता है और जब ज़मीन पर आता है ना, जब ये बड़ा होता है ज़मीन पर आता है मेटामॉर्फोसिस के बाद, तो होता क्या, उसकी टेल भी गायब हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लैंड पर आ जाता है ना। तो आप ये कह सकते हो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे। तो ये सब बातों को लेकर और भी चीज़ें थी, बट एज सच डिटेल नहीं दी है एनसीईआरटी ने। बट अपने को ध्यान ये रखना है कि कन्फ्यूजन ना हो, आप रीड करोगे तो उनका नाम आएगा भी। डिस्कार्डेड बाय, किसने डिस्कार्ड किया था? एक हमारे साइंटिस्ट थे वॉन अर्नस्ट वॉन बेयर, ऐसे करके इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, ये थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, ठीक है। कार्ल अर्न वॉन बेयर, ये खाली नाम याद रखना, ठीक है, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, इनका नाम ध्यान रखना, इन्होंने ये थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, ठीक है। अब इसके आगे भी कुछ हम कंप्लीट करते चलते हैं, एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो आप। चलो देखते हैं, आ जाओ। यहां से लेकर चलता हूं आपको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हो होमोलॉगस ऑर्गन्स भी, है ना, होमोलॉगस ऑर्गन्स भी। अब देखना, मैं बात कर रहा हूं
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर होमोलॉगस ऑर्गन। मतलब कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ऑर्गन होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस मतलब कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है ना, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके, वो तो सिमिलर होंगे। होमो मतलब सेम, तो इनके इंटरनल ऑर्गन्स सेम होंगे, या आप कह लो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनका सेम होगा, लेकिन इनका फंक्शन क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कोई एक ऐसे समझ लो कॉमन एंसेस्टर है ना, कॉमन कोई एंसेस्टर होगा, कोई एक पूर्वज होगा जिनसे कोई ऑर्गेनिज्म गया होगा कहीं, हैबिटाट उसका बदला होगा, और इसी एंसेस्टर का कोई दूसरे हैबिटाट में वो गया होगा, उसने अपने शेप और ये सब चेंज कर लिए होंगे। इसी तरह के से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर या आप कह लो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम रहा होगा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिन आप कह लो, ये क्या होगी, सिमिलर, लेकिन अलग क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और क्या है बात यहाँ पे, होमोलॉगी क्या करती है, इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री को, है ना, कि होमोलॉगी में ये पता चलता है कि एंसेस्टर कॉमन होगा। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, है ना। अब देखो इसके एग्जांपल्स को ध्यान रख लो, जैसे कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी लिखा हुआ है, एक बार आप देखना भी, कि फोर लिम्स जो होते हैं, जैसे फोर लिम्स मतलब आगे के ये दोनों, हमारे तो ये हाथ हैं। फोर लिम्स अगर आप देखो, चाहे आप चीता के देख लो, ठीक है, चाहे आप बैट के देख लो, है ना, बैट क्या, चमगादड़ जिसके वो पंख में बदल गए हैं, या फिर आप वेल के देख लो, है ना, वेल के भी जो फिन्स होते हैं, ऐसा लगता है वो उनके फोर लिम्स जो हैं उनका फंक्शन अलग है। ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स इनके हैं, ये सब क्या है, फंक्शन अलग है। मतलब इनके फोर लिम्स का जो अंदर का हड्डी का जो ढांचा है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग है। चमगादड़ उड़ने का काम कर रहा है, हमारा काम है किसी चीज़ को पकड़ने का, खाने का, ये सब बहुत सारे काम है। उसी तरह चीता का काम है कि वो रनिंग करने का काम करता है। इस तरीके से फंक्शन अलग अलग है। तो आप कह सकते हो फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता और क्या, वेल, बैट, ये सब, और वर्टिब्रेट्स के हार्ट एंड ब्रेन। अगर आप बात करो वर्टिब्रेट्स के हार्ट और ब्रेन की भी, तो 4 चैम्बर हार्ट होता है इन सभी में। ब्रेन में भी इनके 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं उनका फंक्शन हो सकता है, हमें देखने में अलग सा लग सकता है, लेकिन हाँ उनका स्ट्रक्चर ये सब क्या है, सिमिलर ही होगा। बट अब यहाँ पर आते हैं, ऐसे प्लांट्स का भी कुछ दिया हुआ है, जैसे कि प्लांट्स में कुछ एग्जांपल्स दिया है, थॉर्न्स इन बोगनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। ये सब क्या है, किसी कॉमन ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं। हम जानते हैं ये चीज़, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, यहाँ पर देखते हो ऐसे लीफ होती है ना, और यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सिलरी बर्ड होता है, और इसी एक्सिलरी बर्ड से हो सकता है कांटा निकल जाए, थॉर्न, है ना, जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। हो सकता है यहाँ से चाहो तो ये ऐसे ये कांटा भी निकल सकता है, या फिर यहाँ से ऐसे टेंड्रिल भी निकल सकता है ना। ये तो मैंने दोनों एक जगह बना के बता दिया।
हो सकता है टेंड्रिल निकल जाए, वो कुकुरबिट्स में होगा, और बोगेनविलिया में थॉर्न निकल जाए जो प्रोटेक्शन का काम करे, और ट्रेंडिल्स ऐसा लगता है क्लाइंबिंग का काम कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शन डिफरेंट है लेकिन इनकी होमोलॉगी है, मतलब ओरिजिन इनका कहीं ना कहीं कॉमन रहा है, ठीक है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो, बता देता हूँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। चलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखते हैं यहां पर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ये तो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है, मतलब कि वहां पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर था और फंक्शन क्या था, डिफरेंट था। यहां पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सिमिलर होगा। यहां पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या आप कह लो ओरिजिन डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो चाहे बटरफ्लाई की पंख हो या फिर बर्ड्स की पंख हो, ये दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखो इंटरनल, मतलब इनका जो अंदर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है लेकिन काम क्या है, एक ही है, उड़ने का। दूसरा आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ऑक्टोपस की आंखें देख लो और इंसान की, मैमल्स की आंखें देख लो, दोनों का काम क्या है, काम तो सेम है देखना, लेकिन क्या उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो मोलस्क हैं और हम मैमल्स हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, है ना। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, और क्या है, फ्लिपर्स है, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स, है ना। फ्लिपर्स मतलब जिनसे वो तैरने का काम कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है। फ्लिपर्स दोनों का क्या है, सेम काम कर रहा है, तैरने का काम करेगा, बट डॉल्फिन में और पेंगुइन में उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आप अगर प्लांट्स के केस में लो तो आप जानते हो स्वीट पोटैटो, अपने यहाँ तो बोलते हैं इसको गंजी बोलते हैं, है ना। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। ये आप पढ़ते हो मॉडिफिकेशन वाली चीज कहां पर, मॉर्फोलॉजी के केस में। और पोटैटो ये शूट, अरे ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब देखो यहां पर बायोकेमिकल एविडेंस भी एक दी जाती है। ये क्या होता है, बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस भी है इवोल्यूशन को लेकर। ये कैसे बताया करते हैं, अगर प्रोटीन एंड जीन्स, है ना, प्रोटीन एंड जीन्स में अगर सिमिलैरिटी है तो कहीं ना कहीं ये हमें क्लू दे रहे हैं कि इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। अगर प्रोटीन या जीन अगर कॉमन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब एंसेस्टर कॉमन होगा, है ना। तो ये क्या था, बायोकेमिकल एविडेंस। similarities in protein and gene gives clue to common ancestry, है ना। मतलब उसके एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन होंगे, जिनमें सिमिलैरिटी होगी प्रोटीन एंड जीन में, उनमें कहीं ना कहीं एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे, ठीक है। ये एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद थोड़ा सा बता देता हूँ इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन को लेकर, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को लेकर, है ना, जो कि एक आपका नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है,
है तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बट एक मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी का और भी जो चीज़ें वो साथ ही साथ डिस्कस करके तब आगे काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग सा दे रखा था तो इसको मैं बता देता हूँ, एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो। इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन, मेलेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ देखते हैं। देखना ज़रा, ये नेचुरल सिलेक्शन का नेचुरल सिलेक्शन में ये आता है, मतलब कि जिसमें कुदरत सिलेक्ट करेगी कि किसे जिंदा रखना है किसे नहीं रखना है, ये उसका एक तरह का एग्जाम्पल है। देखना, और ये एग्जाम्पल है डायरेक्शनल वाले का। बट डायरेक्शनल क्या है और आपका एवरेज वाला कर्व क्या है, ये सब बारे में मैं कल बताऊंगा। तो अभी खाली ध्यान रखना है कि ये क्या है डायरेक्शनल का, कि ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। चलो थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, नहीं तो सोचोगे क्या लिख दे रहे हैं ना। देखो, डायरेक्शनल सिलेक्शन का यहाँ पे लेना देना ये था कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो बात करी जा रही है, यहाँ पर इंग्लैंड में एक चीज़ देखी गई, स्टडी करी गई। इंग्लैंड में देखा गया कि जब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी उस टाइम पर काफ़ी साफ सुथरा माहौल था, है ना। तो यहाँ पर मॉथ के ऊपर क्या था, स्टडी की गई थी, एक तरह का इंसेक्ट है, ठीक है। इन पे स्टडी ये करी गई थी, इनकी दो तरीके की प्रजातियां पाई जाती थी। एक ऐसी थी जिसमें मिलेनिन का पिगमेंट बहुत ज़्यादा था, मतलब आप बोल रहे हो डार्क विंग वाले मॉथ थे, और जो दूसरे थे उनमें मिलेनिन का पिगमेंट काफ़ी कम था, इसका मतलब आप कह रहे हो वो वाइट विंग वाले मॉथ थे। तो यहाँ पर इन्हीं की स्टडी करी गई थी कि जब इंडस्ट्री नहीं सेटअप हुई थी, पोल्यूशन काफ़ी कम था, तो हम ये बात जानते हैं कि जब पोल्यूशन नहीं होता है तो वहीं पर लाइकेंस ग्रो करते हैं। लाइकेंस इंडिकेशन है ना, कि पोल्यूशन वहाँ पर नहीं है। तो लाइकेंस जब ग्रो करते थे तो वो ट्री के जो बड़े बड़े ट्रीज होते थे उनके जो ट्रंक होते थे, उन ट्रंक पे अपनी पूरी की पूरी कवरिंग बिछा लेते थे, मतलब कि थोड़ा वाइटिश अपीयरेंस देने लगते थे, जिसके चक्कर में होता क्या था, जो सफ़ेद वाले मॉथ थे वो उसमें आकर छिप जाते थे और जो प्रीडेटर होते थे वो पहचान नहीं पाते थे। तो जो ब्लैक कलर वाले होते थे उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के प्रीडेटर खा लिया करते थे। तो उनकी संख्या कम होती चली गई, बट वो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए थे, ठीक है। उनकी संख्या कम हो गई थी वाइट वालों के कंपैरिजन में। तो इसको आप क्या बोल रहे हो कि नेचर ने वाइट वाले को सिलेक्ट किया कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म ने खुद को उस मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट किया था, है ना। दूसरी तरफ एक तरफ ये बात आती है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1920 में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब इन्होंने स्टडी की और इन्होंने देखा कि जो ट्री का ट्रंक था उस टाइप पे इतने पोल्यूशन के वजह से लाइकेंस क्या हुए थे, डिप्लीट हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो वो जो ट्री का ट्रंक था वो डार्क हो गया था, और डार्क होने की वजह से जो डार्क विंग वाले मॉथ थे वो छुप जाया करते थे, लेकिन जो सफ़ेद वाले थे वो सीधा दिखाई देते थे। तो प्रीडेटर अब उन पे अटैक करके खा जाते थे और डार्क विंग वाले बच गए थे। तो यहाँ पर दोनों जगह बात क्या की जा रही है, नेचर उनको सिलेक्ट कर रहा है जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए खुद को स्टेबल रख पा रहा है और अपनी रिप्रोडक्शन के हिसाब से अपनी जनसंख्या बना के और वहाँ पे कैपेबल होके रुका पड़ा है। तो आप कह सकते हो नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है। तो ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल था। तो डायरेक्शनल का क्या मतलब है, डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जब वातावरण बदला तो उस हिसाब से पूरा का पूरा चेंज एक तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब कि नेचर किसी एक तरफ शिफ्ट हो गई थी। जब वातावरण नहीं बदला था, जब वाइट विंग मॉथ थे, जब साफ सुथरा एनवायरनमेंट था, तब नेचर ने किसको सिलेक्ट किया। ऐसा लगता है पूरा का पूरा कर्व, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ आप कहो तो पूरा किसके फेवर में था, वाइट विंग वालों के। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जब पोल्यूशन ज़्यादा हुआ
तो इनकी जनसंख्या एकदम ही कम हो गई। इसका ऑपोजिट हो गया, ग्राफ एकदम पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो गया, डार्क वाले के साइड पे। इसी को हम कह रहे हैं डायरेक्शनल का ये एग्जाम्पल है, बट कल मैं रिलेट कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब तो वहाँ पे तीनों ग्राफ समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों उसका एग्जाम्पल बोल रहे थे। ठीक है, वैसे आ गया होगा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का क्या मतलब है, वहाँ पर भी मैं रिलेट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही थी। 1850 के अराउंड इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंग्लैंड में, और जब 1920 में ये वापस आए, मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो क्या हुआ, इन्होंने दोनों चीज ऑब्जर्व करके देखी कि जरा देखो भाई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तब क्या था, पोल्यूशन नहीं था, है ना। या फिर मैं कह लूं यहां पर वाइट मॉथ क्या थे, ज्यादा थे, मोर, बट जो डार्क मॉथ थे ये क्या थे, लेस। इसका कारण क्या था, रीजन क्या था, रीजन इसका यही था कि यहां पर पोल्यूशन काफी कम था। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन कम था, एनवायरनमेंट में अभी कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगी थी, साफ सुथरा एनवायरनमेंट था, पोल्यूशन कम था, जिसके वजह से हुआ क्या, लाइकेंस ग्रो मोर एंड कवर्ड ट्री ट्रंक एंड अपीयर वाइटिश। अब अगर ये वाइटिश अपीयर होने लगे थे तो ये हेल्प कर गए कहीं ना कहीं, हेल्प वाइट मॉथ टू हाइड एंड प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। मतलब वो कहीं ना कहीं बच गए प्रीडेटर से। यहां पे क्या कहानी हुई, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट इसी का ऑपोजिट हुआ। क्या हुआ, यहां पर डार्क विंग वाले मॉथ इनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी, और यहां पर वाइट मॉथ की संख्या कम थी। तो इन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे रीज़न यही निकल कर आया कि भाई पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, और अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है तो लाइकेंस क्या हो गए हैं, लाइकेंस डिप्लीट कर गए हैं, ड्यू टू विच ट्री ट्रंक बिकेम डार्क। और ये डार्क हो गया है जिसकी वजह से डार्क मॉथ हाइड एंड वाइट मॉथ प्रीडेटेड बाय द प्रीडेटर्स। मतलब कि कहीं ना कहीं डार्क मॉथ जो थे ये छिप गए थे, और जो वाइट वाले मॉथ थे इनको प्रीडेशन इनका कर लिया गया, किसके द्वारा, प्रीडेटर्स के द्वारा। तो जो भी इनके शिकारी थे, जो इनको खाने वाले जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, वो इनको आसानी से देख पा रहे थे, आए और इनको खाकर चले जा रहे थे। तो ये बातें कुछ कही गई थी इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को लेकर, ठीक है, ये मौत को लेकर ये बातें करी गई थी। ठीक, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन और हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, और वो ग्राफ का कर्व, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे क्लियरली, एक एक करके सारी चीज़ें समझते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अच्छे से रिवाइज करने का मतलब है कि एक बार नोट्स पढ़ लेना, देन आप एनसीईआरटी एक एक करके ध्यान से रीड करना, समझ आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे का कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।